Hey guys, good evening. I'm Mohammad Arshad, educator in Dynamic Institution of Skill Development. Today I'm with my new topic that is confined space entry training. बहुत से लोगों का बच्चों का स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट था कि मैं एक वीडियो बनाऊं confined space entry पर. मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूं. सबसे पहले हम जानें confined space है क्या. तो confined space हम उस प्लेस को कहते हैं, उस स्पेस को कहते हैं which is not designed for human life or which is not designed for long occupancy, जो लंबे समय में रहने के लिए या फिर ह्यूमन लाइफ को स्टे करने के लिए, सस्टेन करने के लिए वो नहीं बना है. वहाँ पर हम जाते हैं कुछ समय के लिए, रिपेयरिंग हो या मेंटेनेंस वर्क हो, इरेक्शंस हो, वहाँ पर हम जाते हैं सारे काम करने के लिए. कन्फाइंड स्पेस में कुछ डेफिनेशन को अगर मैं ऐड करूँ तो कुछ चीज़ें और भी हैं. दैट इज़ लाइक इज नॉट लार्ज इनफ टू इंटर इनटू एंड वर्क, हैज़ अ लिमिटेड मीन्स ऑफ एंट्री एग्जिट. वो प्लेस जो लिमिटेड एंट्री एग्जिट रहता है जिसे हम कन्फाइंड स्पेस कहते हैं. ओके, सो कन्फाइंड स्पेस को जानने के लिए और अच्छे से अगर समझे तो इसके हज़ार्ड को मुझे पहले जानना होगा, समझना होगा. तो हज़ार्ड इसमें दो कैटेगरी डिवाइड किया गया है और वो दो कैटेगरी क्लास ए है और क्लास बी. क्लास ए में आईडीएलएच आता है. आईडीएलएच मीन्स इमीडिएटली डेंजरस टू लाइफ एंड हेल्थ, और क्लास बी जिसे हम नॉन आईडीएलएच भी कहते हैं. तो क्लास ए में आईडीएलएच आता है. आईडीएलएच में वो हज़ार्ड आते हैं जो इमीडिएट डेंजर है लाइफ एंड हेल्थ के लिए, जैसे एटमॉस्फेरिक हज़ार्ड लाइक लैक ऑफ ऑक्सीजन या फिर डिफिशियंसीज इन ऑक्सीजन. ऑक्सीजन प्रॉपर जो आप जानते हो 19.5 टू 23.5 ऑक्सीजन की ह्यूमन लाइफ को ज़रूरत होती है, तो वो हमें चाहिए. अगर वो नहीं है या फिर डिफरेंसेस हो रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है. और अगर नहीं मिल रहा है लिमिट, लोअर लेवल लिमिट और अपर लेवल लिमिट के अंदर, तो भी प्रॉब्लम्स हैं. उसके बाद फाइंडिंग ऑफ सब्सटेंसेस, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, या फिर टॉक्सिक सब्सटेंसेस का मिलना, वो भी एटमॉस्फेरिक हैजार्ड में आता है जिसे हम आईडीएलएच कहते हैं. या फिर एक्सप्लोसिव और फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर, ये सारी चीज़ें कन्फाइंड स्पेस के अंदर हज़ार्ड है जिसे हम आईडीएलएच कैटेगरीज में रखते हैं. ओके, और आईडीएलएच जनरली हम उस कैटेगरीज को कहते हैं जिसमें जो इमीडिएट और डिलेड में लाइफ और हेल्थ को थ्रेट करता है, और जिसमें जो हेल्थ को एडवर्स इफेक्ट पहुंचाता है, या फिर जिसमें से रेस्क्यू करना, स्केप करने में बहुत प्रॉब्लम्स होता है, उसे हम आईडीएलएच कहते हैं, इमीडिएटली डेंजरस टू लाइफ एंड हेल्थ. अब हम बात करेंगे क्लास बी हज़ार्ड की कन्फाइंड स्पेस के. तो क्लास बी में स्पेस हैज पोटेंशियल फॉर कॉजिंग इंजरी इफ प्रॉपर सेफ्टी स्टेप्स आर नॉट फॉलोड. सो गाइस, इसमें वो हज़ार्ड आते हैं, ये भी हज़ार्ड ही है, और इसको भी अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट में कन्वर्ट करेगा. बट ये हज़ार्ड इमीडिएट नुकसान तो नहीं कर रहा है, बट ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, हेल्थ थ्रेटनिंग हो सकता है. ओके, इस हज़ार्ड में अगर हम समझे तो हम मान सकते हैं इस हज़ार्ड को जैसे बायोलॉजिकल हज़ार्ड, या फिर लाइक इंसेक्ट्स का पाया जाना, रोडेंट का पाया जाना, स्नेक्स का पाया जाना. कन्फाइंड स्पेस है तो ये सारे हो सकते हैं. उसके बाद स्लिप एंड ट्रिप, insufficient illustrations, noise hazard, vibration hazard, these are the hazard. It comes under the class B hazard. Okay, so now we need to identify examples. We need to take the examples of confined space. What are the example? So here tanks is the example for confined space. Proper and perfect example: tank, vessels, storage bins, hoppers, manholes. मैनहोल्स के बारे में गैस मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे इससे डेथ आप सुनने को मिलते होंगे. बहुत सारे लास्ट मंथ में ही अभी दिल्ली में एनसीआर में डेथ हुआ था. बहुत सारे ऐसे डेथ होते रहते हैं जो हाउसकीपिंग पीपल होते हैं, हाउसकीपर्स होते हैं जो अंदर जाते हैं काम करने को, और उन्होंने प्रॉपर रिसर्चमेंट नहीं किया है, हज़ार्ड को रिमूव या कंट्रोल नहीं किया है, तो फिर मैनहोल्स में उनकी डेथ होती है. ओके, पंप स्टेशंस नेक्स्ट एग्जाम्पल है. स्केल पिट्स, क्रॉलिंग स्पेस. क्रॉलिंग स्पेस वो जगह कहता है जहाँ पर आप खड़े होकर या बैठकर एंट्री नहीं कर सकते हैं, आप उसको क्रॉल करके, इट मीन्स घुटने और हाथों के बल आप जाते हैं और वैसे ही फिर आपको वापस लौटना पड़ता है. वो उस जगह पर भी जैसे जहाँ पर शाफ्ट होता है या यूटिलिटी के पाइप्स जाते हैं वैसी जगह पर मिल जाएंगे. एंड देन टनल, पाइपलाइन, ये सारे कन्फाइंड स्पेस के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं. अब हम आगे बात करेंगे. देखिए यहाँ पर पिक्चर्स आपको दिख रहा होगा इस वीडियो में. बॉयलर टैंक, बॉयलर टैंक में आप देख रहे होंगे ये लिमिटेड एंट्री एग्जिट होता है, और ये बेस्ट एग्जांपल है कन्फाइंड स्पेस का. नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्रॉलिंग स्पेस. एक क्रॉलिंग स्पेस जहाँ पर आप आसानी से अपने पैरों के बल नहीं जा सकते बल्कि क्रॉलिंग करके जाना होगा. ओके, मैन होल्स,
ओके, ये डेंजर काफ़ी ज़्यादा मौतें डेथ होती है मैनहोल से। नेक्स्ट है पिट्स है, चैम्बर है, ये सारे के सारे कन्फाइंड स्पेस के बेस्ट एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कन्फाइंड स्पेस के लिए 3 लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। 3 लोग जिस ऑपरेशन में शामिल होते हैं, जिसको हम कैटेगराइज कर रहे हैं। इन फर्स्ट है इंट्रेंट। इंट्रेंट हम उसको कहते हैं द पर्सन हु इंटर इनसाइड और गो इनसाइड द कन्फाइंड स्पेस एंड वर्क इट। सो वो लोग जो कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाएंगे, काम करेंगे, उसे इंट्रेंट कहते हैं। इसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो वर्कर इंट्रेंट कहलाते हैं, वो द वर्कर शुड बी कम्पिटेंट। सो जो ऑथराइज एंड कम्पिटेंट वर्कर हैं वही इंट्रेंट होंगे, वही ऑपरेशन में शामिल होंगे कन्फाइंड स्पेस के। नेक्स्ट जो पर्सन है, जो कैटेगरी से जो इम्पोर्टेंट है, वो है अटेंडेंट का। अटेंडेंट कहते हैं हम उसे जो इंट्रेंट को अटेंड करे। ओके, जो इनसाइड क्या हो रहा है और आउटसाइड क्या हो रहा है उस पर वो क्लोज विजन रखे, क्लोज कॉल रखे, एंड जब भी कुछ ऐसा मिस हैपनिंग होता है तो वो नॉन इंटर रेस्क्यू कर सके, उसका हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हम समझेंगे। इंटरेंट कभी, अटेंडेंट कभी, सुपरवाइजर के भी आगे। बट यहाँ पर हम अटेंडेंट को जानते हैं, वो लोग अटेंडेंट कहलाते हैं जो कन्फाइंड स्पेस का जब तक ऑपरेशन चलेगा तब तक वो अटेंड करेगा इंटरेंट को। ओके, जो भी उसे हेल्प चाहिए वो हेल्प करेगा। हेल्प इन द सेंस सिर्फ वो हेल्प सेफ्टी के पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, so an observant, competent, experienced person stationed outside of a confined space to assist the entrant. Next key personnel है, that is into supervisor. Into supervisor, the employee responsible for the overseeing the confined space entry operations, permit signing and the safety compliance. ये वो जो लोग हैं इंटर सुपरवाइजर, जो इंट्रेंट को, अटेंडेंट को, दोनों को ही वो सुपरवाइज करते हैं। इमरजेंसी सप्लाई को सुपरवाइज करते हैं, परमिट साइनिंग होता है, परमिट कैंसलेशंस हैं, ये सारे के सारे चीज़ें ये इंटर सुपरवाइजर्स करते हैं। अब हम बात करते हैं कन्फाइंड स्पेस के ऑपरेशंस की। सो कन्फाइंड स्पेस के ऑपरेशन को समझने के लिए इसके स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स को आसानी से समझने हम उस स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आसानी से हम कन्फाइंड स्पेस के प्रोसेस को समझ सकते हैं। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है conduct and risk assessment. So the confined space also a high risk activity. So high risk activity को हम risk assessment करते हैं। तो सबसे पहले confined space का risk assessment हमें करना होगा। risk assessment करने के लिए हमें risk assessment के steps को follow करना होगा। risk assessment क्या है और इसके कौन कौन से steps हैं, ये मैंने वीडियो बना रखा है, आप इसे आयुष के वीडियो में देख सकते हैं। और जब हम कंट्रोलिंग ऑफ रिस्क होता है वहाँ पर मैंने बनाया है, और मैं इस को भी मैं इसके लिंक दे दूंगा, उससे आप समझ सकते हैं। बट फिर भी मैं शॉर्ट में बता दूं, रिस्क असेसमेंट करने के लिए हमें सबसे पहले जो वर्क एक्टिविटी चल रहा है, लिस्ट द वर्क टास्क करना होगा। उसमें कौन लोग शामिल हैं, कौन सी इक्विपमेंट शामिल है, जगह क्या है, लोकेशन क्या है, पीपल कौन है, ये सारी चीज़ें हमें उसमें मेंशन करना, नोटेट करने होंगे। सेकेंड स्टेप है आइडेंटिफाई द रिस्क। आइडेंटिफाई हमें करना होगा रिस्क को। ओके, रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू वर्क एक्टिविटी, हमें वो देखना होगा, जो भी पॉसिबल रिस्क है उसे आइडेंटिफाई करने होंगे। उसके बाद फिर हमें ये भी देखना होगा ये रिस्क टू हुम जस्ट हार्म, किसे ये नुकसान पहुंचा रहा है, कौन सा ग्रुप है, क्या ये सिर्फ वर्कर है या मैनेजर भी हो सकते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, सुपरवाइजर या विजिटर हो सकते हैं। उसके बाद ये कैसे पहुंचाएगा, नुकसान करेगा, ये भी हमें देखना होगा। ओके, इस रिस्क असेसमेंट के स्टेप्स में साथ में हमें रिस्क को एस्टिमेट करना होगा, देन इवैल्यूएट करना होगा, उससे रिकॉर्ड करना होगा, रिव्यू करना होगा। ये लॉन्ग प्रोसेस है, इसको अलग से वीडियो मैंने बना रखा है, आप चेक कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप होगा जिस जगह पर हमें काम करनी है, कन्फाइंड स्पेस का ऑपरेशन करना, वहाँ पर बैरिकेशन करना है, हार्ड बैरिकेशन, एंड देन पोस्टर लगाना होगा, साइनेज लगाना होगा, वार्निंग पोस्टर लगाना होगा, ताकि जो अनऑथराइज्ड एंट्री है उसे रोका जा सके, चाहे वो व्हीकल्स हो या पर्सनल्स हो। उसके बाद लोगों को समझ आ सके कि हाँ ऑपरेशन चल रहे हैं। थर्ड स्टेप है इशू द परमिट। हमें परमिट इशू करना है कन्फाइंड स्पेस का, ये हाई रिस्क एक्टिविटी है, इसलिए इसे परमिट भी हमें इशू करना होगा। परमिट में जब हम इशू करेंगे तो दो लोगों का होना ज़रूरी है, परमिट इशूअर एंड परमिट एक्सेप्टर और रिसीवर। ओके, तो जो काम करेंगे वही रिसीव करेंगे। और इस परमिट में मुझे जो भी हिडन रिस्क है, पॉसिबल रिस्क, उसको आइडेंटिफाई करना होगा, रिमूव या कंट्रोल करना होगा। परमिट में लोकेशंस मेंटेन करने हैं, लिखना है टाइमिंग कब तक वैलिड है, ये सारी चीज़ें हमें इस परमिट में मेंशन करना होता है। और एक जब वर्क एंड हो जाए या फिर प्रोजेक्ट फिनिश हो जाए या फिर शिफ्ट खत्म हो जाए या कोई इमरजेंसी हो तो उस जगह पर परमिट इनवैलिड हो जाता है। ओके, खत्म हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ 4
परफॉर्म प्री एंट्री टेस्ट। तो कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करने से पहले मुझे कुछ टेस्ट है जिसे एटमॉस्फेरिक टेस्ट कहते हैं, उसे हमें टेस्ट करना होगा। इस टेस्ट में, एटमॉस्फेरिक टेस्ट में पहला ऑक्सीजन का लेवल कितना है, अपर लेवल लिमिट, लोअर लेवल लिमिट कितना है। तो आप जानते हो, मैं बता दूं आपको 19.5 टू 23.5 होना चाहिए, परमिसिबल लिमिट है, ये होना चाहिए ऑक्सीजन का। उसके बाद हमें चेक करना है कि कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन्वायरमेंट में तो नहीं है। उसके अलावा हमें ये भी चेक करना है ये कोई जहाँ कन्फाइंड स्पेस वहाँ कोई एक्सप्लोसिव या फिर फ्लेमेबल कम्बस्टिबल मेटेरियल तो नहीं है, या इन्वायरमेंट तो नहीं है। सारी चीज़ें हमें चेक करना है प्री एंट्री टेस्ट, एंट्री करने से पहले। उसके बाद फिर कुछ चीज़ें जिससे हमें सेफ्टी प्रोसीड्यूर्स है जिसे हमें फॉलो करना होगा। पीपीज डिपेंड करता है कि आपको जो कन्फाइंड स्पेस है वो आइडियलिस्ट है, नॉन आइडियलिस्ट है, किस कैटेगरी का है, उसके अकॉर्डिंग हमें पीपी सिलेक्ट करना। पीपी में जो मेजर है वो इस्तेमाल करना वो है स्काबा सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग apparatus। इसमें ऑक्सीजन सप्लाई भी हो सकता है, ऑक्सीजन प्यूरिफायर भी हो सकता है, ओके, दोनों हो सकता है अकॉर्डिंग टू हैजार्ड। उसके बाद हम जो इसमें देखेंगे लोटो लॉकआउट एंड टैग आउट। लॉकआउट टैग आउट लोटो को मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में समझा दूं। जब भी हम कोई रिपेयरिंग मेंटेनेंस का काम करते हैं, चाहे वो मशीन्स मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो, वहाँ पर लोटो का इस्तेमाल हमें फॉलो करना चाहिए। लोटो लॉक एक फिजिकल लॉक होता है, एंड ये वही लॉक लगा सकते हैं जो जिन्होंने काम का परमिट में परमिशन लिया है, जो काम करेंगे उनके पास कीज होते हैं इसके। एंड टैग में हम इंफॉर्मेशन डालते हैं, जो लॉक लगा रहे हैं उनका इंफॉर्मेशन का नाम, एंड देन ड्यूरेशंस, कब तक रहे ये काम चलेगा, पर्पस ऑफ वर्क, क्या वजह है काम का, एंड टाइमिंग, ये सारी चीज़ें सिग्नेचर एंड में जो ये लोटो अप्लाई कर रहे हैं उनका होगा। नेक्स्ट है वेंटिलेशन। वेंटिलेशंस में हमें ये देखना होगा कि क्या नेचुरल वेंटिलेशन वहाँ पहुँच रहा है या फिर आर्टिफिशियल में मैकेनिकल वेंटिलेशन, एग्जॉस्ट फैन हो सकता है, एलईडी लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन हो सकता है, ये सारे हो सकते हैं, ओके। तो ये हमें देखना होगा। नेक्स्ट स्टेप है प्री एंट्री ब्रीफिंग। एंट्री करने से पहले जो भी इंट्रेंट हैं, जो ऑथराइज इंट्रेंट है, उनकी हम ब्रीफिंग करनी है, जिससे हम नॉर्मल कॉमन भाषा में टीबीटी टूल बॉक्स टॉक कह सकते हैं। तो एक सेफ्टी प्रोफेशनल को बताना होगा इंट्रेंट को कि अंदर कौन कौन से पॉसिबल रिस्क हो सकते हैं, हजार्ड हो सकते हैं, उसे कैसे रिमूव और कंट्रोल किया जा सकता है, ओके। और कैसे कौन से सेफ्टी स्टेप्स है जो हमें फॉलो करना है एंट्री में जब करने के बाद। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स है परफॉर्म एंट्री एंड वर्क। सो एंट्री हम करने से पहले एक चीज़ और गाइज ये भी ध्यान रखना होगा, एंट्री करने से पहले एंट्री लॉग मेंटेन करना होगा, जिसमें जो भी एंट्री कर रहे हैं उनका साइन टाइम्स मेंशन करना होगा। उसका एंट्री होगी, वर्क काम होगा। उसके बाद अगर कोई भी इमरजेंसी होता है तो इंट्रेंट खुद ही एग्जिट कर सकता है उस जगह को, या फिर अटेंडेंट को इन्फॉर्म कर सकता है, ये कर सकता है वो, ओके। तो there are three times when entrant can evacuate the confined space. First, when end of the shift. Second, end of the work. Third, in emergency situation. Okay. Next steps है perform continuous atmospheric test. So first pre-entry atmospheric test हमने किया था, but ये परफॉर्म कंटिन्यूअस है, ड्यूरिंग द ऑपरेशन भी हमें वर्क भी करते रहना है एटमॉस्फेरिक टेस्ट। बहुत बार ऐसा धोखा हुआ है, एंट्री करने के दौरान ऑक्सीजन का लेवल प्रॉपर था या फिर कोई सब्सटेंसेस टॉक्सिक के नहीं थे, बट जैसे जैसे दिन बढ़ता है और सब्सटेंसेस टॉक्सिक के मिलते हैं और डेथ होते हैं, इसमें आइडियलिस्ट हैजार्ड है इसलिए डेथ भी होते हैं। और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, स्पेशली जो हाउसकीपिंग वर्कर्स है जो इनसाइड मैन होल के जाते हैं उनको ये सामना करना पड़ता है, ओके। सो आप जानते हैं जिस तरह से एक नर्स हॉस्पिटल्स में रेगुलरली फ्रिक्वेंटली विक्टिम्स के वीपी लेवल, उसके अगर फीवर है वो, और बॉडी टेम्परेचर्स, ओके, ये सारी चीज़ चेक करती रहती है ताकि जब डॉक्टर विजिट पर आए तो उसे वो बता सके कि एक लिमिटेड पीरियड में कितना डिफेंसेस पाया जा रहा है, ओके। सेम यहाँ पर है, सेम चीज़ कन्फाइंड स्पेस में भी एटमॉस्फेरिक टेस्ट जब हम करेंगे फ्रिक्वेंटली करते रहना ड्यूरिंग द ऑपरेशन, ताकि हमें पता चल सके कि कितना डिफरेंसेस हो रहे हैं और क्या सिचुएशन कंडीशन इन्वायरमेंट चेंजेस हो रहे हैं या नहीं, उसके अकॉर्डिंग हमें हजार्ड को रिमूव या कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है एग्जिट द कन्फाइंड स्पेस। एग्जिट करना होगा कन्फाइंड स्पेस, मैंने पहले बताया एग्जिट हम करेंगे तब करेंगे जब कोई सिचुएशन होगा, तब करेंगे जब हमारा शिफ्ट खत्म हो जाएगा, तब करेंगे जब हमारा वर्क खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है डीब्रीफिंग एम्प्लॉइज एंड कॉन्ट्रैक्टर्स।
सो जब काम खत्म हो जाएगा तब भी हमें डिब्रीफिंग करनी है, एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल करनी ही चाहिए, क्योंकि इससे वर्कर के मोरल बूस्ट होते हैं। जब आप सेफली बाहर आते हो काम करके, अच्छा काम करके, तो करना चाहिए डिब्रीफिंग। साथ में बहुत बार इससे हेल्प भी मिलता है एक सेफ्टी प्रोफेशनल्स को, क्योंकि इनसाइड इंट्रेंट होता है, वो काम करता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे हिडन रिस्क होते हैं, हज़ार्ड होते हैं, वो जो इंट्रेंट है वो बताता है कि ये सारे चेंजेस हुए हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं। तो जब आप डीब्रीफिंग करोगे, डिस्कशन करोगे, तो ये बात करेंगे आपसे इंट्रेंट। लास्ट स्टेप्स है वेरीफाई कंप्लीशन। सो जब इस वर्क खत्म हो जाता है तो वर्क खत्म होने के बाद जो एंट्री सुपरवाइजर होता है वो कंप्लीशन वो देखता है, वर्क खत्म होने के आधे घंटे बाद तक कम से कम वो स्टे करता है उस जगह पर, और वो देखता है, चेक करता है कि ये वर्क खत्म तो नहीं हो गया, आई मीन रीस्टार्ट तो नहीं है। रीस्टार्ट का मतलब सपोज आप वेल्डिंग कर रहे हो और उस जगह पर कोई स्पार्क हुआ बट आपको पता नहीं चला, और वर्कर वहां से निकल जा चुकी, उनका शिफ्ट खत्म हो गया, बट फिर से फायर स्टार्ट हो गया। इसी वजह से आजकल साइट्स पर फायर वॉचर का काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। ओके, सो वेरीफाई कंप्लीशंस, तो एक इंट्री सुपरवाइजर ये इंश्योर करता है कि अंदर कोई वर्कर तो नहीं छूट गए, कोई हज़ार्ड तो, रेजिडुअल हज़ार्ड तो नहीं अंदर है, कोई रेजिडुअल रिस्क तो ऐसा नहीं है जो इमीडिएट डेंजर हो, ये सारी चीज़ें वो वेरीफाई करता है। अब हम बात करते हैं जैसा बात मैंने की प्री एंट्री टेस्टिंग मॉनिटरिंग की। तो प्री एंट्री टेस्टिंग में आप देखेंगे जब हम एंट्री करते हैं तो हमें चेक करना है अंदर एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो होगा, टेम्परेचर होगा वो लेस देन 104 फ़ारेनहाइट होना चाहिए, या 40 डिग्री सेल्सियस से लेस देन होना चाहिए जब हम परफॉर्म करेंगे ये टेम्परेचर इन साइड्स ऑफ कन्फाइंड स्पेस का। उसके बाद हम बात करते हैं डेफिशिएंट और इनरिच्ड ऑक्सीजन। सो अगर 19.5 से कम होता है दैट इज डेफिशिएंट, और अगर ज़्यादा 23.5 से होता है दैट इज इनरिचमेंट। ये सारे नहीं होने चाहिए। बिटवीन द 19.5 टू 23.5 ये सेफ लेवल है ह्यूमन लाइफ के लिए, तो ये हमें फॉलो करना है। नेक्स्ट है कंबस्टिबल फ्लैमेबल या एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर हो सकता है, मेटल मिल सकता है, तो उसकी भी जो परसेंटेज है लेस देन लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट जो होगा वो लेस देन 10% होना चाहिए, ये हमें चेक करना है। उसके बाद हमें ये भी चेक करना कोई टॉक्सिक गैसेस वेपर तो नहीं, उसी वेपर अगर मैं कोई हार्ड वर्क कर रहा हूँ, वेपर हो सकता है, उसके लिए मुझे एग्जॉस्ट की ज़रूरत होती है, लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है, ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी है। टॉक्सिक केमिकल या बायोलॉजिकल एजेंट तो नहीं है, बायोलॉजिकल हैजार्ड इट मीन्स रोडेंट हो गया, स्नेक हो गया, इंसेक्ट्स हो गए, सारी चीज़ें हमें चेक करनी है। प्री एंट्री एंड मॉनिटरिंग कहते हैं हम, एंट्री करने से पहले जब एंट्री जाएगा उससे पहले हमें रिस्क असेसमेंट ये सारी चीज़ें हमें फाइंड आउट कर लेना है। अगर हम बात करें पोटेंशियल हैजार्ड की, सो पोटेंशियल हैजार्ड को कैटेगराइज किया गया है 3 स्टेप्स में: फिजिकल हैजार्ड, इलेक्ट्रिकल हैजार्ड एंड बायोलॉजिकल हैजार्ड। फिजिकल हैजार्ड में फॉलिंग हो सकता है, ट्रिपिंग हो सकता है, मूविंग पार्ट्स हो सकते हैं, अगर अंदर मूविंग पार्ट्स हैं तो इंटैंगलमेंट, एब्रेशंस, ब्रूशेस ये सारे हो सकते हैं, या पंक्चर हो सकते हैं, इनगल्फमेंट हो सकता है, और अगर टेम्परेचर एक्सट्रीम है तो हीट एक्सट्रीम हो सकते हैं, ये फिजिकल हैजार्ड में आएंगे। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल हैजार्ड में इलेक्ट्रिकल शॉक हैजार्ड हो सकता है, और इलेक्ट्रिकल हैजार्ड अंदर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है, स्पार्क भी हो सकता है। सो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इट मीन्स जब when two insulation rub each other then it produce the static electricity। जब दो इंसुलेशन आपस में रगड़ खाते हैं तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, एनर्जी जनरेट होता है, दैट इज ऑल्सो रीजन फॉर द फायर हैजार्ड, वो भी हमें कंसिडर करना है हैजार्ड में। देन बायोलॉजिकल हैजार्ड में कन्फाइंड स्पेस वो प्लेस होता है जहाँ पर फ्रिक्वेंट रेगुलर ह्यूमन लाइफ नहीं रहती है ना। That's we enter in the confined space only for repairing, maintenance or addition works। So वहाँ पर rodents हो सकते हैं, rodents होंगे, snakes होगा, and insects भी पाए जा सकते हैं। That is these are the hazard। Now next post signage means मैंने पहले भी बात की, बहुत सारे पोस्टर्स आपको गूगल पर मिल जाएंगे, स्लोगन मिल जाएंगे, उसकी हेल्प से आप अपने पोस्टर्स को प्रिंट कर सकते हैं एंड उससे पोस्टर को वहाँ लगाना होगा कन्फाइंड स्पेस से। पर हमें ध्यान रखना होगा जो इमीडिएट एरिया वहाँ में पोस्टर लगाना है एंड कन्फाइंड स्पेस को जो आइडेंटिफाई कर सके वो पोस्टर्स। साथ में हमें कलर कोडिंग का भी फॉलो करते रहना है। ओके, एंड इसमें बहुत सारे ऐसे एग्जांपल अभी आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे होंगे पोस्टर के, दैट इज लाइक ए डेंजर, परमिट रिक्वायर्ड, या कन्फाइंड स्पेस, या फिर डू नॉट इंटर, ये सारे बहुत सारे इसके अलावा भी आपको मिल जाएगा एग्जाम्पल्स पोस्टर्स के, आप देख सकते हैं, गूगल पर सर्च कर सकते हैं। बैरिकेशन, हार्ड बैरिकेशन होने चाहिए, मस्ट प्रिवेंट अनवांटेड एक्सेस टू द वर्क एरिया।
and must ensure clear work space for the attendant and the emergency rescue if indeed or needed. So जब कभी भी आप बैरिकेशन करते हो तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जो अटेंडेंट है, इंट्रेंट है, सुपरविजन कर रहे हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और कोई भी प्रॉब्लम बैरिकेशन से ना हो, साथ में इमरजेंसी सप्लाई आराम से आ जा सके। इसके लिए हमें बैरिकेशन के दौरान ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट आता है परमिट। सो हमें कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट इशू करना है। परमिट रिटन होना चाहिए एंड अप्रूवल मिलना चाहिए जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है। कंसर्न डिपार्टमेंट मीन्स जो भी टेस्टिंग हम करेंगे उस कंसर्न डिपार्टमेंट से अप्रूवल होना चाहिए। परमिट क्लियर रिसीवर एंड देन दैट इज रिसीवर एंड इश्योर होना चाहिए, और जो भी इश्योर होगा परमिट इशू करेगा सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव वो साइट पर फिजिकली प्रेजेंट होगा और उसके बाद ही परमिट इशू करे वो। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो परमिट होगा इंश्योर सेफ्टी ऑफ ईच वर्कर। सारे वर्कर को हमें देखना है एंड जो भी पॉसिबल हैजार्ड है उसे इनकाउंटर करना है, रिमूव करना है या कंट्रोल करना है। एंड उस परमिट में हमें ध्यान रखना होगा लोकेशंस के, डेट को, टाइम को, ये सारी चीज़ देखना होगा। और अगर वर्क एंड हो जाता है या फिर शिफ्ट एंड हो जाता है, टाइम एंड हो जाता है या कोई इमरजेंसी है तो हमें परमिट को इनवैलिड करना है, उसे कैंसिल करना है। ओके, नेक्स्ट है प्री एंट्री टेस्टिंग। प्री एंट्री टेस्टिंग में हमें ये ध्यान रखना होगा ड्यूरेशंस रिकमेंडेड कंटिन्यूअस। ओके, तो ड्यूरेशन प्री एंट्री एंड कंटिन्यू भी करते रहना है। ओके, सैंपल प्रायोरिटी में ऑक्सीजन के लेवल कितना है, फ्लेमेबल कम्बस्टिबल मेटेरियल कितना है, टॉक्सिक केमिकल कितना है, ये सारे प्री एंट्री टेस्ट में हमें करना है, साथ में नोटेट भी करना है। ओके, और ये ध्यान रखना होगा जो मशीन्स होगी, जो उसे टेस्टिंग मशीन है जो उसे टेस्ट करेगी गैसेस को, तो वो उसका कैलिब्रेशन होना चाहिए और रिकैलिब्रेशन भी होते रहना चाहिए। इससे ये नहीं होता कि पुराने वाले भी टेस्टिंग रिकॉर्ड उठा लेते हैं। तो जो आपके साइट्स पर इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर्स या इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियंस होते हैं उन्हें ये पता होता है कैलिब्रेशन कैसा होता है मीटर का, वो करते हैं। ओके, और साथ में लास्ट में ध्यान रखना होगा कि सारे डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए। ओके, एंड अदर सेफ्टी प्रिकॉशन हो सकते हैं इसमें पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अकॉर्डिंग टू हजार्ड, जो आइडियलिक्स हजार्ड